गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था सीडीएस एंड एफकेट का न्यू डेली टेस्ट पेपर नंबर 13 और आज का ये पेपर बच्चों का कुछ खास अच्छा नहीं गया था। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर मैंने देखा था 10 है और अब जब मैंने दोबारा उस पेपर को देखा तो एक क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट आया। वो क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करते हुए भी चेक कर लूंगा, तो हो सकता है उस क्वेश्चन के 2 नंबर किसी को ग्रेस मिल जाए, बट देन स्टिल इट इज अ वेरी लो स्कोरिंग पेपर फॉर टुडे। तो देखना यह है कि ऐसा क्यों हुआ और इसी वजह से लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के पेपर के पहले क्वेश्चन से, जो कि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। आई डोंट नो कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा है, बट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में तुमको वो एक 2 डिजिट का नंबर दे रहा है, उसको उसने अभी फिलहाल ये नहीं बताया कि यहाँ पे कौन से नंबर हैं, बट इतना तय है कि इसके स्क्वायरिंग करने के बाद जो नंबर आना चाहिए वो एक 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। अब सोचो, यहीं से तुम्हारे क्वेश्चन का थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा कि ऐसे कौन से 2 डिजिट के नंबर्स हैं या ऐसे 2 डिजिट के नंबर्स कहां से कहां तक लाई करते हैं जिनके स्क्वायरिंग करने के बाद तुम्हारा जो स्क्वायर होना चाहिए वो 3 डिजिट का ही होना चाहिए। तो जब तुम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछोगे तो तुम्हारी रेस्ट्रिक्शन हो जाएगी 11 से 31 के बीच में। मतलब जो भी नंबर अभी तुम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो यहां से यहां तक के बीच में ही लाई कर सकता है। अच्छा, दूसरी चीज जो तुमको हेल्प करेगी उस नंबर तक पहुंचने के लिए वो ये है कि जो भी इस नंबर का टेंस प्लेस होगा, स्क्वायरिंग करने के बाद जो फाइनल आंसर होगा वही नंबर यूनिट्स प्लेस में आके बैठेगा। तो ये तुम्हारे लिए एक स्टार्टिंग हो सकता है इस क्वेश्चन का, क्योंकि ऐसा नंबर अगर तुम सोचना स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 के हिसाब से तुम नहीं जा सकते। मतलब तुम 21 से 29 तक तो भूल ही जाओ कि तुम जा सकते हो, और एक तरह से देखा जाए तो 21 से लेके 31 तक के रास्ते तुमने बंद कर लिए हैं। इसका रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि 21 से लेके कोई भी नंबर का तुम स्क्वायर करोगे तो ये 2 कभी भी यहां पे आने वाला है नहीं, जो कि हमारे क्वेश्चन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि जब तुम स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने के बाद जो यहां टेंस प्लेस में वो यूनिट्स प्लेस में होना चाहिए। अब मैं इतना श्योर क्यों हो गया कि जो भी 3 डिजिट का नंबर होगा उसके यूनिट्स प्लेस में 2 नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ही तुम लोग को ये पॉइंट लिखवाया था कि एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नॉट हैव 2, 3, 7 और 8 एट इट्स यूनिट्स प्लेस। तो इसका मतलब है कि अब तुम्हारे नंबर जो है वो 11 से 19 के बीच में लाई करता है। अब यहां तुम चाहो तो लिख के देख सकते हो, मैंने थोड़ा सा सोचा तो मेरे दिमाग में आया 19 का जो स्क्वायर होता है वही खत्म होता है 361 में। और तुम्हारा एक और कंडीशन क्या है कि ये सारे के सारे डिजिट्स जो होने चाहिए वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से तुम्हारे पास में जो नंबर तुम ढूंढ रहे थे, ये B है, ये E है, ये M है, ये P है, ये B है, और ये सारे के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है M की वैल्यू, तो M के जगह बैठा हुआ है 3, सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए तुम अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करो, क्या क्या ऐसे क्वेश्चन वो तुमको पूछेगा पेपर में। सो मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि मेरे हिसाब से एक इजी क्वेश्चन है। तुमको एक नंबर दिया हुआ है जिसमें उसने 2 डिजिट्स छुपा लिए हैं और साथ में ये कंडीशन अटैच कर दिया है कि द नंबर गिवन मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 9। अब कोई भी नंबर बोथ 8 एंड 9 से कब डिविजिबल होता है? देखो, 8 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट 3 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8 इन टोटल, और 9 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो तुम्हारे पास जो भी नंबर है, मैं एक बार उसको लिख रहा हूं, 774958A96B, एक फोन नंबर की तरह ही लग रहा है ये। तो एक बार क्या करो, इनके डिजिट्स को ऐड कर लो। 7 + 7 14, 14 + 4 18, 18 + 9 27, 27 + 5 32, 32 + 8 40, 40 + 9 49, 49 + 6 इज 55। अब सोचो कि 9 के टेबल में डिविजिबल होने के लिए जो बाकी दोनों डिजिट्स होने चाहिए उनका सम कुछ इस तरह से हो कि वो तुमको नियरेस्ट 55 के आसपास जो 9 के टेबल में आने वाला नंबर है वो दे। तो मेरे दिमाग में सबसे पहला नंबर आ रहा है 63, और उसके बाद जो नंबर आ रहा है वो जाके आएगा 72। यहां पे एक कंडीशन और भी है कि अगर तुम्हारा नंबर 8 से डिविजिबल होगा तो ये तीनों डिजिट्स मिला के एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 8 के टेबल में आनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने अब ये फिक्स कर लिया है कि 968 हो तो सकता था, लेकिन अगर मैं
8 को यूनिट्स प्लेस में बैठा देता हूं तो ये सम हो जाएगा 55 प्लस 8। 8 को यूनिट्स प्लेस में रख के 7 जब तुम देखोगे तो 63 प्लस 7 70 हो जाता है, तो ये ऑप्शन वैसे ही तुम्हारा कट हो गया। तो 0 को मुझे बैठाना पड़ेगा बी के जगह में, और बी को अगर मैंने 0 दे दिया तो ये नंबर 960 जो है वो 8 से डिविजिबल हो गया। ये मेरा पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और दूसरी चीज है कि अब मैं ए को वैल्यू असाइन कर सकता हूं 8 का, क्योंकि 55 में 8 ऐड करते ही 63 आ जाएगा, और 63 9 के टेबल का नंबर है। तो मैंने आइडिया ऑप्शन से लगा लिया, और इस हिसाब से जो तुम्हारा करेक्ट आंसर आया है वो बी आया है, क्योंकि ए के जगह 8 और बी के जगह 0 रखने पे, बी के जगह 0 रखने पे क्या हो जाएगा, 960 8 से डिविजिबल हो जाएगा। और ए के जगह अगर तुम 8 रख देते हो तो जो सम तुम्हारा 55 आया था उसमें 8 ऐड करके 63 बनेगा, और 63 जो है वो 9 के टेबल में आने वाला नंबर है। तो मेरे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, हेंस बी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, इसी क्वेश्चन के बारे में मैं कह रहा था कि इसका आंसर शायद मैंने गलत दे दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया था और तब मैंने तुम लोगों को एक चीज समझाई थी कि अगर तुम्हारे पास में कोई रेक्टेंगुलर फ्लोर है तो उसका लेंथ और ब्रेथ तुम्हारे पास में होना जरूरी है, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं है। उसने तुमको बोला है कि देयर इज अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इन अ ऑफिस व्हिच हैज गॉट इट्स एरिया इज इक्वल्स टू 56 मीटर स्क्वायर। मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालने की जिम्मेदारी उसने तुम्हारे ऊपर छोड़ दी है। अब यहां पे तुमको यह सोचने की जरूरत है कि ऐसे कौन से दो वैल्यूज होते हैं जिनका प्रोडक्ट 56 हो सकता है। तो मैं यहां पे सारी पॉसिबिलिटी दिखा देता हूं। सबसे पहले 1 एंड 56, दूसरा हो जाएगा 2 एंड 28, तीसरा हो जाएगा 4 एंड 14, एंड आई डोंट थिंक इसके बाद और कोई वैल्यू आने वाली है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स, और वो टाइल्स होने कितने चाहिए, किसके शेप के चाहिए, स्क्वायर शेप के। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स तुम लगा सकते हो स्क्वायर शेप के, जिससे कि तुम्हारा ये फ्लोर जो है वो पूरा का पूरा कवर हो जाए। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स का मतलब हुआ कि तुम्हें जो भी स्क्वायर टाइल लेना पड़ेगा उसके जो साइड होने चाहिए वो मैक्सिमम होने चाहिए। तो अगर तुम 1 और 56 को लेके चलते हो तो इनका तुम्हें लेना पड़ेगा HCF, जो कि होगा 1। तो 56 टाइल्स लगाओगे तो मिनिमम कहां हुआ, तो ये आंसर तो भूल ही जाओ। 2 और 28 को अगर तुम कंसीडर करते हुए चलते हो, अच्छा इसमें एक केस और हो सकता है 7 और 8 का, ठीक है, ये मैं भूल गया था। 2 और 28 को कंसीडर करके चलते हो तो HCF हो गया 2। अब आंसर के हिसाब से नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स हो जाएंगे एरिया ऑफ द फ्लोर, जो भी है रेक्टेंगुलर फ्लोर, अपॉन एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टाइल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर तो तुमको पहले ही दिया हुआ है, इसके हिसाब से 2 इंटू 28, और अगर तुमने HCF 2 लेके स्टार्ट किया तो 2 इंटू 2 हो जाएगा ये। अब सोचो यहाँ पे क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। 14 मेरे ऑप्शन में है, मैं इसको आंसर मान सकता हूं, बट लेट मी चेक द अदर आंसर ऑल्सो। 4 और 14 अगर लेते हैं तब भी तुम्हारा HCF हो जाएगा 2, और 2 अगर HCF लेके उसी फॉर्मूला में चलते हैं तो 4 इंटू 14 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये दोनों काट के 14 ही बन रहा है। तो मेरे हिसाब से 14 बिल्कुल सही आंसर। एक बार इसको भी चेक कर लो, 7 और 8 का HCF बन जाएगा 1, तो इस केस में बात नहीं बनेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 14 होगा। मतलब वी नीड 14 स्क्वायर टाइल्स ईच ऑफ स्क्वायर शेप, और उसका ईच साइड जो होना चाहिए वो 2 का होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर चेक कर लेना, मैंने 9 दिया था बट इट शुड बी सी, दैट इज 14। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन तुम ऑप्शन से कर सकते थे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने तुमको 3 नंबर्स का LCM दे दिया है, लेकिन एक नंबर उसमें से छुपा लिया है उसने, ये कह के कि वो K है, और LCM की वैल्यू दे रखी है 7735। साथ में इन्हीं तीनों नंबर का जो HCF है वो उसने तुमको बता दिया है एज 5। तो एक चीज तो तय हो गई कि 35 85 के साथ में जो तीसरी वाली वैल्यू होनी चाहिए वो 5 के टेबल में आनी चाहिए। तो इस हिसाब से तुम एक ऑप्शन को आराम से यहां से हटा सकते हो, और वो है 13। लेकिन इन तीनों में से तुम अभी किसी भी वैल्यू को नहीं हटा सकते, और साथ में एक मोरओवर एक और कंडीशन क्या डाल दिया है कि यू हैव टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ K। तो लीस्ट में तुम्हारा दिमाग सबसे पहले 25 की तरफ ही जाएगा। लेकिन अगर मैं 25 ले लेता हूं द वैल्यू ऑफ K, तो क्या इसका LCM 7735 होगा, ये पहले चेक करो। तो 5 के टेबल में काटते हैं, 7 17 एंड 5, एक बार मल्टीप्लाई कर लो, 25 इंटू 7 175, और 17 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना दे रहा है, एक बार चेक करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू गिव यू दैट 7735। मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूं, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो फिर अगला आंसर मुझे 65
आपको चेक करना पड़ेगा। 7 5 35, 3 कैरी है, 7 7 49, 3 52, 11 175। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें लाना था 7735, ये कुछ थ्रीज में आ रहा है, तो ये भी आंसर गया। अब अगली वैल्यू है 65। 65 को जब तुम यहां रखते हो और इसका एलसीएम निकालते हो तो एचसीएफ तो चलो सेटिस्फाई हो ही गया है, बट जब एलसीएम निकालोगे तो 7 17 और 13। अब जरा मल्टीप्लाई करो 35 इंटू 17 इंटू 13, तो यू विल फाइंड दैट दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 7735। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 65। इसमें और कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से ये पेपर का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था आज का। तो तुम्हारे पास में एक सीरीज है 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4, और ये सीरीज जा रही है अप टू 1 माइनस 1/70, और ये वैल्यू इक्वल दी हुई है x/70 के, और तुम्हें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1 माइनस हाफ इज 1/2, 1 माइनस 1/3 इज 2/3, 1 माइनस 1/4 इज 3/4, और इस तरह से आखिरी वैल्यू हो जाएगी 69/70। यही वैल्यू तुमको इक्वल दी हुई है x/70 के। अब ये जो सीरीज अभी फॉर्म हो गई है, इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें तुमको एक चीज देखने को मिलेगी। वो क्या है कि हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगले वाले के न्यूमरेटर को कैंसिल करता हुआ जा रहा है। तो इस हिसाब से ये जो आखिरी वैल्यू के पहले वाली वैल्यू होगी वो भी कैंसिल हो जाएगी, और तुम्हारे पास में न्यूमरेटर में बच गया पहले वाले का 1 और डिनोमिनेटर में बच गया आखिरी वाले का 70। तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया? 1/70 इज इक्वल्स टू x/70। दैट मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 1, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। आई होप ये क्वेश्चन सभी ने कर लिया था पेपर में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी कह सकते हो कि पेपर का एक बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन था, लेकिन इसको बहुत बच्चों ने गलत किया था। तुमको ये बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो भैया 8√2 क्यों बना होगा? सोचो जरा। 2, ये 8 दो बार होगा रूट के अंदर, तभी तो एक बार बाहर आया होगा। तो टोटल वैल्यू हो गई रूट का 128। सेकेंड ऑप्शन को पकड़ते हैं, 2√5 है। अब तुम्हें समझ में तो आ गया मैं क्या करने वाला हूं। 2 को अंदर ढकेल दूंगा लेकिन दो बार लिख दूंगा, तो ये हो गया रूट का 20। तुमको लार्जेस्ट बताना है, ये ध्यान में रखना। 6√3, 3 को अंदर ही रहने दूंगा, 6 को दो बार लिख के अंदर भेज दूंगा। 6 इंटू 6 36 इंटू 3 करोगे तो 108 का रूट आएगा। और सबसे लास्ट में है 3√7, √7 को अंदर रहने दूंगा, 3 को दो बार ही अंदर लिख दूंगा, तो ये टोटल हो गया √63। अब रूट में ये चीज देखनी होती है कि जितना बड़ा नंबर होगा उतनी बड़ी वैल्यू होगी, तो बताने की जरूरत नहीं है। √128 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो करेक्ट आंसर हो गया 8√2। तो ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे लिए एक सेवियर का काम करते, बट इसके बावजूद भी बच्चों के स्कोर 1 और 0 में है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। मैंने तुम लोग को रेशियो वाली क्लास में बताया था कि प्रोपोर्शन 3 तरह के होते हैं। 1 is your third proportion, 1 is your mean proportion, 1 is your fourth proportion, और क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शन का है। तो पहले तो मैं ये बता दूं मीन प्रोपोर्शन होता क्या है। सपोज कर लो तुम्हारे पास दो वैल्यूज है ए एंड बी, और तुम्हें इनके बीच में डालना है एक मीन प्रोपोर्शन। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो वैल्यूज बीच में डालते हैं एक्स और एक्स, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स मस्ट बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स। ये जो तुमने x डाला है यही तुम्हारा मीन प्रोपोर्शन है। तो कंडीशन के हिसाब से ये हो गया ए बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू हो जाएगी √ab, एंड दिस x इज नथिंग बट योर मीन प्रोपोर्शन। तो अगर ये चीज रिकॉल हो गई है तो हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर जा सकते हैं। हमारे पास में दिया हुआ है कि मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दीज टू वैल्यूज 45 एंड अ सर्टेन नंबर। सर्टेन नंबर मुझे पता नहीं है तो मैं उसको x मान लेता हूं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर मैं रूट लेता हूं तो दिस इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 45 एंड दैट नंबर विच यू वांट टू फाइंड आउट। इसकी वैल्यू दिए रखी है क्वेश्चन में 3 टाइम्स द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 5 एंड 22, और 5 और 22 को मल्टीप्लाई करके रूट डाल दो। अब अगर मुझे x तक पहुंचना है तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, और जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे तो ये भी 9 हो जाएगा, और 9 इंटू 5 इंटू 22 आ जाएगा। 9 5 45 होता है, दोनों कट गए, आंसर आ गया x इक्वल्स टू 22। बच्चे खासकर जो फॉर्मूला के साथ दोस्ती नहीं करते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन में फंस जाते हैं। अब सपोज कर लो पूरा चैप्टर कर लिया, रेशियो के गंदे गंदे क्वेश्चन कर लिए, बट तुम अगर ये भूल गए कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है तो पेपर में इस तरह के क्वेश्चन में तुम फंस जाओगे, और तुम्हारा पेपर हमेशा ऐसे एक क्वेश्चन को टारगेट करता है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा रीड करेंगे ध्यान से क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले, at the start of a seminar the ratio of male to female participants are 3:1। तो मेल को मैं 3x मान लेता हूं, फीमेल को मान लेता हूं 1x।
अब ड्यूरिंग द टी ब्रेक 16 पार्टिसिपेंट्स लेफ्ट एंड 6 मोर फीमेल पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर्ड। मतलब टी ब्रेक में क्या हुआ कि आउट ऑफ टोटल 16 पार्टिसिपेंट्स चले गए और 6 फीमेल पार्टिसिपेंट्स और आ गए, और इससे अब जो तुम्हारा रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल हो गया है वो 2:1 हो गया है। तो मेल में तो कोई चेंजेस हुआ नहीं है, उसको 3x रहने दो, यहां पे 1x + 6 करो और इस रेशियो को 1/2 के इक्वल कर दो। अब अगर हम इनिशियली निकाल लेंगे कि कितने हैं, तो जो ये 16 गए हैं उनका भी हम लोग टेक केयर कर सकते हैं, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे उन 16 के बारे में बात ही नहीं कर रहा। अब पहले यहां से x सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6x = 2:1 हो गया था ना, इसको 2 करो, इसको 1 करो, ये क्लीन हो सकता है यहां से ना, एक बार इसको क्लीन ही कर देते हैं, फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा मेल कितने हैं 3x और फीमेल हैं 1x, और 16 पार्टिसिपेंट ब्रेक में चले गए, छोड़ दो उसको, 6 फीमेल पार्टिसिपेंट्स और आ गए हैं, और इससे तुम्हारा मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 2:1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3x = 2x + 12, x की वैल्यू आ गई 12। तो इनिशियली इस वैल्यू को यहां और यहां डालते हैं पहले, तो ये कितना हो गया 3 × 12 + 1 × 12, तो टोटल आ गया 36 + 12 दैट इज 48। लेकिन अभी तुमको ये भी देखना है कि 16 पार्टिसिपेंट्स लेफ्ट कर गए थे, तो ये 16 भी इसमें ऐड कर दो जो लेफ्ट कर गए थे, तो करेक्ट आंसर जो है वो तुम्हारा हो गया 64। सो करेक्ट आंसर इज 64। अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पास में, और ये टाइम एंड वर्क जो हमारा करेंटली रनिंग टॉपिक है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सबसे पहले देयर इज अनु हु कैन डू द वर्क इन 10 days, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि मनु एक और आदमी है जो कि 25% ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू अनु। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने तुम लोगों को क्या समझाया था कि डेज और एफिशिएंसी का इनवर्स रेशियो होता है, जितना ज्यादा एफिशिएंट आदमी होगा उतने कम डेज लगेंगे। तो ये फॉर्मूला से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं अनु के लिए है और मनु के लिए है राइट हैंड साइड। तो अनु 10 दिन में अपने 100% एफिशिएंसी से काम करती है, लेकिन मनु जो है वो उससे 25% ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब यहां पे 125 की एफिशिएंसी से अगर वो काम करे तो काम कितने दिन में होगा। तो ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 25 के टेबल में काटो तो तुम्हें ये मिल जाएगा कि मनु उसी काम को 8 डेज में कर लेगा अगर वो 25% ज्यादा एफिशिएंट है। तो अनु के 10 डेज से मनु के 8 डेज आ गए। अब यहां पे एक तीसरा आदमी आ रहा है सोनू, और उसकी एफिशिएंसी मनु से 60% ज्यादा है। तो अब यहां पे तुम क्या करोगे, इस साइड को दे दो मनु के लिए, इस साइड को दे दो सोनू के लिए, इसकी एफिशिएंसी 100% मानते हुए इसको मैं 8 डेज में काम करा रहा हूं। वही सेम फॉर्मूला D1E1 = D2E2। सोनू जो है वो इससे कितना ज्यादा है 60% ज्यादा है, तो इसकी एफिशिएंसी 160 होके ये कितने दिन में करेगा, ये निकालने के लिए अगेन 20 के टेबल में कट करो, 5 8 8 8 गया, मतलब ये कर लेगा 5 डेज में। तो अब तुमको तीनों के डेज पता चल गए, एक एक करके देख लेते हैं कितना कितना है। तो सबसे पहले अनु के 10 डेज हैं, मनु के 8 डेज हैं और सोनू के 5 डेज हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ये तीनों मिलके काम करें तो काम कितने दिन में होगा। तो इसका तो फॉर्मूला मैंने तुम लोग को बताया हुआ है, 1/t = 1/t1 + 1/t2 + 1/t3। तो सबसे पहले 1/10 + 1/8 + 1/5, 10 8 5 का एलसीएम हो गया 40। तो यहां पे 4 + 5 + 8 सॉल्व करके देख लो, ये टोटल आ गया 17/40। लेकिन तुम्हें तो ये एक दिन का पता चला है अभी, तो उल्टा कर लो, 40/17 इज योर करेक्ट आंसर। तो टोटल काम अगर ये तीनों मिलके करते हैं तो 40/17 डेज में खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में। आखिरी क्वेश्चन ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में उसने तुमको बता दिया है कि देयर आर सम n नंबर्स जिसका एवरेज इनिशियली है 36, लेकिन बाद में हमने क्या किया है कि इन n नंबर्स के 3/4 को 4 से इंक्रीज किया है। दैट मीन्स जो 3/4 ऑफ n नंबर्स हैं उनकी एवरेज की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई है 40। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/4 ऑफ n नंबर्स इंटू 40, जो कि इसका सम दे देगा। तो अगर 3/4 ऑफ नंबर निकल गए तो जो बचे वो 1/4 बच गए। अब उनको हमने क्या किया है, डिक्रीज बाय 4 किया है। दैट मीन्स जो 36 एवरेज था अब वो इनके लिए हो जाएगा 32।
n/4 इंटू 32। तो अब तुमको बताना है कि न्यू एवरेज कितना होगा। तो मैं इनको डिवाइडेड बाई n कर दे रहा हूं। तो व्हाट इज द न्यू एवरेज, ये तुमको बताना है। तो सबसे पहले तो ये कैंसिल हुआ तुम्हारा, यहां से आ गया 30n, यहां से ये कैंसिल हुआ, ये बन गया 8n और अपॉन में n। तो आंसर क्या हो गया 38n अपॉन n। दैट मीन्स तुम्हारा जो न्यू एवरेज होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 38। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो डिस्कशन से। इस पर्टिकुलर पेपर का डिस्कशन हमने कर लिया है एंड पूरे पेपर में एक क्वेश्चन जो था थर्ड वाला उसमें मैंने तुम लोगों को करेक्शन दिया है एंड आई होप कि अब तुमको सारे सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गए। डू वॉच दिस वीडियो वंस, अच्छे से सॉल्यूशन को स्टडी करो एंड इफ यू स्टिल फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ, नेक्स्ट पेपर के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।